नमस्कार साथियों, मैं श्याम चतुर्वेदी एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं लेकर आया हूं आबकारी की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसका 4th क्लास। तो दोस्तों अपन सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। देखते हैं ये अपनी आबकारी की 4th क्लास है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 36 महिलाएं 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काट सकती हैं यदि 6 महिलाएं 24 दिनों में 60 हेक्टेयर फसल काट सकती हैं। ये क्वेश्चन है आपका मिश्र समानुपात का यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन का। इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि 36 महिलाएं यानी 36 वुमेन 30 डेज में कितनी फसल काटती हैं भाई। 36 महिलाएं 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काट सकती हैं ये बताना, मतलब ये कितना काम कर सकते हैं। तो ये W1 यदि 6 महिलाएं 24 दिनों में 60 हेक्टेयर काट सकती हैं बराबर है 6 वुमेन 24 दिन में 60 हेक्टेयर फसल काट सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है आपको, ठीक है। मुझे W1 का वैल्यू निकालना है यानी इनके द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है वो निकालना है। तो ये W वुमेन से वुमेन ये कैंसिल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 30 और इंटू 60 और ये इसके डिवाइड में पहुँचेगा तो 6 इंटू 24 इज इक्वल टू हो जाएगा W1। कैंसल आउट करें, 6 से काट दें इसको, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 6 से भाग लगाओ, 6 से कैंसल आउट करो 6 से करो 4। अब इसमें कैंसल आउट करो यहाँ पर 2 से तो 2 आएगा और 2 से इसको काट देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 15 गुणा 3 गुणा 10, 15 या 45 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 उनके द्वारा कार्य किया जाएगा यानी इतने हेक्टेयर की वो कटाई कर सकते हैं यानी 450 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझिएगा आप। क्वेश्चन में कहा गया है कि 18/7 प्राप्त करने के लिए भिन्न 9/16 का कितना भाग इसमें जोड़ा जाना चाहिए। यानी एक फ्रैक्शन है आपके पास, उसकी वैल्यू कितनी है 9/16। 9/16 में आप इस 9/16 का कितना भाग ऐड कर दो कि आपको 17/8 मिल जाए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि x भाग ऐड किया जाए किसका 9/16 का। तो इस भिन्न का x भाग में अगर ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 17/8। मुझे x की वैल्यू निकालना है। 9/16 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 9/16 इंटू एक्स 17/8 माइनस 9/16। 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 से कैंसिल आउट करेंगे 2 और 2 का 17 में गुणा करेंगे तो 34 माइनस 16 का 16 में भाग लगाया 1, 9 में मल्टीप्लाई किया 9। 34 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25/16 और यहाँ बचेगा आपके पास 9/16 इंटू एक्स। मुझे x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 25/16। अब ये 16 नीचे था तो यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँचेगा 16/9। ये 16 से 16 कैंसिल हुआ तो x की जो वैल्यू आई निकल के वो दोस्तों कितने आ गई 25/9। यानी आप इस भिन्न का 25/9 भाग अगर इसमें आप ऐड कर देंगे तो आपको 17/8 मिल जाएगा यानी 25/9। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस की बात कर रहा है। समचतुर्भुज अगर मैं बनाऊं तो देखिए इसे इस प्रकार यहाँ बनाएंगे। ये मान लेते हैं कि अपन ये एक रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी। कितनी होंगी, इक्वल होंगी यानी मैं ए और ए बोल सकता हूँ। ये इसके डायगोनल होंगे यानी विकर्ण होंगे, ठीक है। ये इसके क्या होंगे डायगोनल यानी विकर्ण। इस पॉइंट पर मान लेते हैं ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। मुझे दिया गया है समचतुर्भुज का परिमाप यानी पेरीमीटर दिया गया है। अब समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी साइड्स का योग यानी 4a। तो ये 4a कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 40। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 40/4 यानी कितना बनने वाला है 10। तो a कितना आ गया भाई साहब 10
यानी समचतुर्भुज की जो साइड है वो कितनी है, 10 है। ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। एक डायगोनल दिया गया, एक विकर्ण आपको दे रहा है 16 सेंटीमीटर, कोई सा भी विकर्ण मान लो, चाहिए वाला चाहिए वाला। अब देखिए समचतुर्भुज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं कि समचतुर्भुज की जो डायगोनल हैं, जो विकर्ण हैं, आपस में जिस पॉइंट पर यानी इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ से विकर्ण बराबर भागों में टूटते हैं। यानी ये भाग अगर मैं बोलूँ कि ए, बी, सी और डी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के और ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के। पहली बात, बराबर भागों में टूटेंगे। दूसरी चीज़, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी 90 अंश के कोण पर क्या करते हैं, ये आपस में डिवाइड करते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है दूसरा डायगोनल। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और आप जानते हो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2। d1 मतलब पहला विकर्ण, d2 मतलब दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण आपको दिया गया, दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करूं दोस्तों, इसकी बात करते हैं अपन। तो ये ट्रायंगल अगर आप देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये वाली साइड आपको 10 दी गई है, ये वाला विकर्ण मैं मान लेता हूँ कितना था, 16, तो यहाँ से बराबर भागों में टूटा तो ये 8 और ये 8। बस मुझे ये फाइंड करना है। तो ये आधार हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर मैं त्रिभुज ए, बी और ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, क्या लगा दूं? पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं। तो देखिए ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस है, जो कर्ण है, इसका स्क्वायर, और ये कितना दिया गया है आपको यहाँ पर 10, यानी 10 का वर्ग बराबर होगा इसके आधार का वर्ग। आधार यहाँ पर निकालना है, तो यानी ओ बी का वर्ग प्लस इसके हाइट का वर्ग यानी लंब का वर्ग, यानी ये कितना दिया गया है 8, यानी 8 का वर्ग। 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 8 का वर्ग 64, इस तरफ आएगा, माइनस का कर देंगे। 100 में से 64 घटाएंगे 36 बचेगा। तो ओ बी बराबर, ओ बी स्क्वायर बराबर 36। तो ओ बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 6। यानी ये वाला इतनी दूरी की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 6। और आपको पता है कि विकर्ण यहाँ से बराबर भागों में टूटता है, अगर ये 6 है तो इधर भी 6 होगा, यानी दूसरा विकर्ण भी निकल आया। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 1/2। d1 कितना था आपके पास 16, और d2 कितना निकल के आ गया 6 और 6 12, पूरा विकर्ण कितना है 12। कैंसल आउट कर दो, 2 से कैंसल आउट करो 8, 12 का 8 में गुणा करेंगे, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला वो थर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों? थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि मान लीजिए कि ए का वेतन बी के 75% और सी के 150% के बराबर है, ठीक है, मान लेते हैं भाई। तो कहा गया है कि ए का वेतन बी के 75, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन का 75%, तो ये अगर 100 होगा दोस्तों तो इसका 75 कितना हो जाएगा? 75। अब मैं इसका अगर रेशियो बनाऊँ या अनुपात बनाऊँ तो 25 से कैंसिल आउट करूँ, ये 4 और 25 से ये 3, तो ए और बी के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो 3 और 4 का आ रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, और सी के 150% के बराबर है, यानी ए और सी की बात करें तो अगर सी 100 है तो इसका 150% कितना होगा? 150, ठीक है। ये कैंसल आउट किया, 2 से भाग लगाया 5, 5 से भाग लगाया तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, इन तीनों 2 का अनुपात। यानी मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँ कि A अनुपात B अगर आपको 3:4 दिया गया है, और दूसरी बात मैं ये करूँ कि A अनुपात C आपको यहाँ पर दे रहा है 3:2 दे रहा है, ठीक है। अब देखें इन दोनों में कॉमन कौन सा वेरिएबल है? A, और यहाँ पर A की वैल्यू भी 3 है, यहाँ पर A की वैल्यू भी 3 है, तो डेफिनेट ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब डायरेक्ट अगर इन तीनों का अनुपात बनाना चाहते हैं तो A, B और C तीनों में अनुपात कितना आ जाएगा? 3, 4 और 2 का अनुपात, यही बनेगा बिल्कुल। अब आपको आगे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर C का वेतन 80,000 रुपये दिया गया, C का यहाँ पर वेतन कितना? 2 यूनिट, यहाँ C का रेशो कितना? 2 यूनिट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगा 80,000 के, बिल्कुल।
तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो 2 से भाग लगा देंगे तो आप कहेंगे कि 40,000। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आप कितनी बोलेंगे? 40,000। मुझे क्या फाइंड करना है? बी का वेतन निकालना है और ए का वेतन भी निकालना है। बी की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट 40,000 है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40,000 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा? 1,60,000। कितना बनेगा दोस्तों? 1,60,000। इसी प्रकार ए की अगर बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट 40,000 है तो 3 यूनिट कितना होगा? 40,000 में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा कितना? 1,20,000। एक बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1,60,000। ए का मान कितना आ गया? 1,20,000। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर चौथा, ये आपका 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना कहा गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन जिसको बोला जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 630 35 का कितना प्रतिशत है। यानी आपको 35 का 35 का बताना है कि कितना परसेंट निकालूं मैं कि कितना आ जाए? 630 आ जाए। तो आपको कुछ भी नहीं पता तो आप बोलेंगे कि 35 का x%। बिल्कुल आसानी से, और मैं एकदम इनिशियल लेवल से बता रहा हूँ आपको कि 35 यानी 35 का x% मुझे कितना मिल रहा है? 630 मिल रहा है। तो अब 35 का गुणा x/100 बराबर 630। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यू इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 630 मल्टीप्लाई में 100 और 35 नीचे। चलिए अब इसको कैंसिल आउट कर दें, 7 से कैंसिल आउट कर दें। 7 से काटेंगे तो 7 9 बार में, और 7 से काटेंगे तो 5, और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 और 9 दूना 18। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1800। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 1800। यानी 1800%। कितना आएगा? 1800%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्याज का। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी राशि पर 9/7/2 प्रतिवर्ष की दर से, ये आपको रेट दी गई है, दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपये हो तो समान राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको रेट दी गई है वो रेट है 9/7/2। अगर मैं इसकी वैल्यू तोड़ूँ तो ये कितना बन जाएगा? 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 25, यानी 25/2%। यही हुआ ना कहने का मतलब। तो इसे अगर और फ्रैक्शन में अपन तोड़ें तो 25/2, 100 का मतलब 1/100। 25 से काटें 4 यानी 1/8। तो अगर मैं रेट की बात करूँ तो 1/8 बोल सकता हूँ। अब मैं अगर इसे ट्री मेथड से सॉल्व करूं तो देखिए समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष का दिया गया है समय। तो मैं इसका क्यूब करूंगा, 8 का क्यूब आएगा 512। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि 512 यूनिट प्रिंसिपल है। ठीक है, 3 साल की बात कर रही है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात हो रही है। रेट वही है 9/7/2 बोलो या 1/8 बोलो, तो 1/8 भी लिख सकते हैं। तो 512 का जब 1/8 करोगे आप तो कितना आएगा? 64। 512 का जब 1/8 करोगे तो 64, और 512 का जब आप 1/8 करोगे तो 64। ठीक है, पहले साल का साधारण ब्याज आपको 64 यूनिट मिलेगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज 64 यूनिट मिलेगा, तीसरे साल भी साधारण ब्याज आपको 64 यूनिट मिलने वाला। अब मैं बात करता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखिएगा दोस्तों, पहले साल का CI भी यही होगा और SI भी यही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहेगा दोनों के लिए। अब मैं दूसरे साल पर आता हूँ। जैसे दूसरे साल पर आऊँगा तो अब मेरे लिए जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि पहले साल का जो ब्याज आया है ये भी मूलधन पर जुड़ जाता है, ऐसा आप जानते हैं। तो जैसे दूसरे साल पर मैं गणना करूँगा ब्याज की तो 512 यूनिट का मैंने निकाला तो 64 आया, और मुझे इस ब्याज पर भी निकालना पड़ेगा 1/8। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए अब आता हूँ मैं तीसरे साल पर। जैसे मैं तीसरे साल पर पहुँचा तो पहले साल और दूसरे साल जो भी ब्याज निकल के आई इन पर भी ब्याज निकलेगा। बिल्कुल सही है। तो इसमें 64 का 1/8 निकालूँ तो 8 आ जाएगा, इस 64 का 1/8 निकालूँ तो 8 आया, इस 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी मैं ये कह दूँ कि ये जो पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है ये पूरा क्या है? 3 साल का CI है। 64, 64, 64 और ये 8, 8 और 1, इन सभी को अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ CI कितना बनेगा टोटल? यूनिट में आप बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए 64, 64, 64 3 बार, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 8 तिया 24 और 1 25, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12
18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 192 और ये कितना हो जाएगा 25। इनको अगर मैं जोड़ दूँ तो 7, 9 2 11, 217 कितने यूनिट बना 217 यूनिट बना CI सभी को जोड़ के। अब मैं रुपए में बात करूं तो रुपए में CI आपको दिया गया है 680 रुपये। तो ये 217 यूनिट किसके बराबर होना चाहिए, ये 217 यूनिट जो होगा दोस्तों ये बराबर होगा 680 रुपये के बराबर होगा। अब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, 1 यूनिट कितना हो जाएगा तो 217 से भाग लगा देंगे, 680 बटे 217 ये 1 यूनिट की वैल्यू आई रुपए में। मुझे चाहिए साधारण ब्याज। ये पहली वाली जो लाइन होती है ये पूरी कहलाती है साधारण ब्याज। पहले साल का 64, दूसरे साल का 64, फिर तीसरे साल का 64, यानी टोटल जो साधारण ब्याज बनेगी वो 192 यूनिट बनेगी। क्या बनेगी, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 192 यूनिट। यानी मुझे 192 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर अगर इतना है तो 192 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 680 बटा 217 गुणा 192। अगर ये किसी से कट रहे हो, कैंसल आउट हो रहे हैं तो कैंसल आउट कर दो, और नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। कैंसल आउट हो रहा है क्या, 17 7 दूना 14, 5 नहीं हो रहे, आप सीधे मल्टीप्लाई करो और 217 से भाग लगाओ। तो देखिए मल्टीप्लाई अब किसका करना है, मुझे 680 में मल्टीप्लाई करना है, 192 का भी गुणा तो अपन कर ही सकते हैं। 680 मल्टीप्लाई 192, 0 का 2 में गुणा किया 0, 8 दूना 16 और ये 0 हो जाएगा, 16 की 6 हासिल बनेगा 1, 3 अंकों गुणा 6 दूना 12 और ये 0 9 8 72, 72 और 12 ये जब जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, 7 और 1 8, क्या रखेंगे 5, हासिल बनाएंगे 8। अब 2 अंकों का गुणा, 9 का 6 में गुणा किया 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 1 में गुणा किया 8 और ये हासिल भी 8 जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 8 16 और 4 20, 0 हासिल 2 आया, 5 और 2 7 70। ये क्या रखेंगे अपन यहाँ पर 0 रखेंगे, हासिल बनाएंगे 7, कितना बनाएंगे 7। ये क्या रखा मैंने यहाँ पर 0 और हासिल कितना बनाया 7 बनाया। 6 का 1 में गुणा किया कि 6 और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, कितना बन गया 130560। क्या आया भाई साहब 130560। अब इसको डिवाइड करना है आपको 217 से, तो आप 217 से इस पर भाग लगाइएगा। देखिए आप भाग लगाएंगे जब तो आप ऑप्शन से ही अपन एलिमिनेट कर देंगे कि किस ऑप्शन पर अपन पहुंच रहे हैं। तो 217 से अपन डिवाइड कर रहे हैं किसको 130 और 56 जीरो को। हाँ 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। कितनी बार 6 बार, तो कितना हो जाएगा 6 7 42 की 2 हासिल 4 और 6 और 4 10 0 हासिल 1 12 और 1 13, यानी 1302 हो जाएगा। और ये क्या है 1305, ठीक है बिल्कुल सही। 6 बार गया, 5 में 2 घटेगा 3 और ये क्या बचेगा यहाँ पर 6 उतारोगे तो क्या लगाओगे आप 0, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या लिखोगे 0, 1 अंक और उतारोगे फिर 0। 360 में 1 बार भाग जाएगा तो कितनी बार 1 बार भाग जाएगा तो 601 कुछ पॉइंट बनेगा, तो 601.65 ये ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कि एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। एक तार है जिसे वर्ग के रूप में मोड़ रहे हैं, ठीक है, जो 576 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरता है। एक तार है जिसका मैंने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, यानी स्क्वायर बना दिया। ये भाई साहब एक तार था जिसे अपन ने घेर के क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना। इसका जो एरिया बन रहा है ये 576 वर्ग सेंटीमीटर घेरता है, यानी ये इसका क्षेत्रफल है। क्या है क्षेत्रफल। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आप अच्छे से जानते हैं कि साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है साइड का स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी कितना बन गया 576 ए स्क्वायर। अगर मैं ए बराबर निकालूं तो कितना हो जाएगा 24, इसका वर्गमूल 24, यानी भुजा कितनी आ गई, साइड कितनी आ गई 24 आ गई दोस्तों। इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई 24, ये सभी 24 हो जाएंगे अब, ठीक है। चलिए आगे क्या कहा गया है। अब इसी तार को, जब उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, एक काम करूं कि ये जो वर्ग बना हुआ है एक तार का, इसका मैं ये वाला बाहर वाला जो ये एरिया आपको दिख रहा है जिसको मैं क्या बोलता हूँ परिमाप कहूँगा, यानी पेरीमीटर कहूँगा। ये पेरीमीटर निकालूं कि ये है कितना, एक्चुअल में कितना लंबा तार है, पहले ये निकालूं, यानी परिमाप निकालूं। तो मैं यहाँ पर क्या निकाल दूंगा, वर्ग का परिमाप। क्या निकालूंगा, वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप दोस्तों आप जानते हैं होता है 4 × a, यानी 4 गुणा भुजा। भुजा कितना है 24, 24 में 4 से गुणा करिए, 4 चौक 16,
हासिल 1 8 और 1 9 96 सेंटीमीटर। यानी ये जो तार है 96 मीटर लंबा है। कहने का मतलब ये, इसकी लंबाई कितनी आ गई तार की 96 मीटर। अब इसी 96 मीटर को मोड़ के एक मैं क्या बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ दोस्तों, सर्कल यानी वृत्त बना रहा हूँ। ये 96 मीटर लंबा तार लिया और इसको मोड़ के मैंने एक वृत्त बना दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वृत्त ये बना है ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि। तो ये परिधि भी तो वही होगी जो यहाँ 96 है। तो इस वृत्त की जो परिधि है वो कितनी हो कहलाएगी, 96 सेंटीमीटर। ये होगा, बिल्कुल सही है। रेडियस मान लेते हैं यार। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी दोस्तों, वृत्त की परिधि होगी 96 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, आप अच्छे से जानते हैं। तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96। यहाँ से मुझे आर की वैल्यू निकालना है, यानी रेडियस निकालना है, तभी मैं इसका क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा। तो वैल्यू पुट कर दो, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 96। आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो 96 इंटू 7 और ये सभी डिवाइड में पहुंच जाएगा 2 गुणा 22। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल आउट कर दें। 2 से जब भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 चौका 8 और कितनी बार 1 2 8 16 48, 2 से कटा, फिर 2 से भाग लगाया 11, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 7/11। ये इसकी रेडियस आ जाएगी। तो 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 14 और 2 16, 168/11 ये बनेगी इसकी रेडियस, त्रिज्या बनेगी। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ, पाई का मान 22/7 और आर कितना आ गया, 168/11। इसका स्क्वायर है, क्या है इसका स्क्वायर, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई आपको करना है। तो क्या बनेगा, 22/7 गुणा 168/11 गुणा 168/11। 11 से कैंसिल आउट करें 2, 7 से इसको काट दें, 7 दूना 14 बचा 2, 28 हो गया, 7 चौका 28, 24 दूना 48 गुणा 168 करना है और 11 से भाग लगाना है। क्या आ जाएगा, 48 का 168/11। तो 168 में मल्टीप्लाई करें अपन किससे, और 48 से। तो देखिएगा 168 मल्टीप्लाई 48, इसको 0 बढ़ा लो, 3 डिजिट बना। 8 का 8 में गुणा करो, 64 की 4 रखोगे, हासिल बनाओगे 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 छंग 48 और 8 चौक 32, इनको जोड़ दो, 10 और 6 16, हासिल 1 7 और 1 8, 86 की 6 हासिल बनाएंगे 8। ठीक है, चलिए अब 3 डिजिट का करो, 8 का 1 में करो, 8 आएगा, बिल्कुल सही। 0 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 की 0 रखोगे, हासिल बनाओगे कितना, 4। हासिल कितना बनाओगे, 4 बनाओगे। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब अपन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करें तो ये 4 और ये 0, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आ गया, 80 64। कितना है दोस्तों, 80 64 आया। 80 64 में आपको डिवाइड करना है 11 से। किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो 11 7 70 मतलब 7 बार की समथिंग जाएगा। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है दूसरा, अब आपको भाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर है नहीं। तो कितनी बार जाएगा, 7.33 यानी 733.09 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 26 जो है वो 25 प्रेक्षणों का माध्य, प्रेक्षण मतलब कोई नंबर्स हो सकते हैं, संख्याएं हो सकती हैं या वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। 25 संख्याएं बोल सकते हैं कि 25 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है, 26 है। आप देखिएगा अगर यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि 25 प्रेक्षणों का माध्य अगर आपको 26 दे रहा है तो मैं ये कहूँ कि 25 जो आपकी संख्याएं हैं या प्रेक्षण है उनका कुल योग अगर आपसे पूछा जाए कि 25 प्रेक्षणों का योग कितना होगा, प्रेक्षणों का अगर योग पूछा जाए तो आप जानते हैं कि आप 25 से 26 में गुणा कर देंगे, 26 गुणा 25 तो 25 625 और 25 650 कितना बनेगा दोस्तों, 650। कितना आएगा, 650। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 13 प्रेक्षणों का माध्य, यदि 13 प्रेक्षणों का माध्य 22 है, यानी 13 नंबर्स हैं उनका माध्य कितना है, 22, यानी पहले वाले 13। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य
कितना दिया गया है दोस्तों, 22 दिया गया है। ठीक है, तो अगर 13 प्रेक्षणों का मध्य 22 है तो प्रथम 13 का अगर कुल योग पूछा जाए, इनका कुल योग कितना होगा समेसन, तो मैं क्या करूँगा, इस 22 में 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13 दूना 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, 286। फिर बोला कि अंतिम 13 प्रेक्षणों का, तो देखिए अंतिम 13 प्रेक्षण, देखिए अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया है दोस्तों, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य आपको दे रहा है कितना 30, ये 30। तो अगर मैं ये कहूं कि अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग बोले तो क्या करेंगे, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में। ठीक है, 39, 390 बोलेंगे कि 390। अब देखिए टोटल आपके पास प्रेक्षण जो है संख्याएं जो 25 है, यहाँ प्रथम 13 अंतिम 13 मतलब टोटल 26 हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो 20 का बीच का नंबर है, जो 13वां संख्या है, जो 13वीं संख्या है, वो आपकी क्या है 2 बार काउंट हो रही है, जो आपसे 13वां परीक्षण पूछा गया है, यानी 13वां नंबर जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं योग करूँ 13 और 13 का कितना हो जाएगा कुल 26। ठीक है, तो इन दोनों का समेसन कितना बन जाएगा, देखिएगा 339 और 286 कितना आएगा 6, 9 8 17 7 हासिल 5 और 1 6, यानी 13 और 13 कितनी हुई 26। जो बीच का 13वां संख्या है, जो 13वां परीक्षण है, वो आपका 2 बार काउंट हो रहा है। टोटल कितना बन रहा है इनका योग 676 बन रहा है, और आपसे जो 25 संख्याओं का कुल योग है 650 है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो जो 13वां प्रेक्षण है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 13वां प्रेक्षण बराबर हो जाएगा 676 माइनस 650। तो दोस्तों ये कितना बनेगा 26, यानी 13वां नंबर जो होगा, जो 13वीं संख्या होगी वो कितनी होगी 26 होगी, यानी 13वां परीक्षण आपसे पूछ रहा हो कितना होगा 26 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, मानक विचलन पूछ रहा है दोस्तों। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, और आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। अब ये प्रसरण क्या है, प्रसरण को मैं कहता हूँ वेरिएंस। वेरिएंस क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरिएंस कहते हैं। अब ये वेरिएंस कैसे निकलता है, आइए देखिए, यहाँ समझते हैं अपन इस वेरिएंस को कैसे निकालेंगे। पहले ये जो नंबर आपको दिए गए हैं 12, 34, 15 और 19, तो सबसे पहले आप इनका क्या निकालो, एवरेज यानी माध्य निकालो। ठीक है, क्या निकालो, माध्य निकालो। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सभी को प्लस कर दें, 12, 34, 15 और 19, और कितने नंबर हो रहे हैं 4, 4 से भाग लगा दें इसमें, तो ये माध्य निकाल आएगा यहाँ पर पहले। ठीक है, ये मैं माध्य निकाल रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कितना हो जाएगा 9, 5 14, 18 और 2 20, 0 हासिल 2, 3 4 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 80। 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20। आपका माध्य कितना आया 20, तो आपने माध्य निकाल लिया। अब इस माध्य में से इन सभी नंबर्स को माइनस करके स्क्वायर निकालिए, यानी मैं क्या बोलूँगा कि 20 माइनस 12, माध्य से सभी नंबर को माइनस करना और उनका स्क्वायर बनाना है। फिर 20 माइनस कितना है 34, 34 का स्क्वायर, 20 माइनस 12 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, और 20 माइनस 34 करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, फिर अपन 20 माइनस 15 करें, 20 माइनस 15 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, फिर 20 माइनस 19 करें तो 1 का वर्ग 1, इन सभी को जोड़ दो, निकाल दिया इतना। ठीक है, अब ये जो नंबर निकल के आए हैं, ये आपके सामने जो नंबर निकल के आए हैं, इनका वापस एक बार माध्य फिर से निकालो। इनका क्या करो, अब माध्य निकालो। तो देखिए इनका जब मैं माध्य निकालूंगा तो क्या लिखूंगा 64 प्लस 196 प्लस 25 प्लस 1 बटा कितना नंबर है 4। देखिए समझिएगा, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि किया क्या मैंने, इन संख्याओं का आपसे मानक विचलन कह रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू जो होता है मानक विचलन बराबर होता है वो अंडर रूट प्रसरण होता है, यानी वेरिएंस होता है। प्रसरण कैसे निकालते हैं, जो नंबर जो डेटा आपको दिया गया है उसका माध्य निकालें। माध्य निकाल लिया, माध्य कितना आया मेरे पास 20 आया। फिर जो माध्य आया उस माध्य में से इन सभी नंबर्स को माइनस करके उनका स्क्वायर करेंगे, तो ये किया। फिर ये नंबर मेरे पास आया, इस नंबर का वापस एक बार फिर से माध्य निकालता हूँ, और माध्य क्या आ रहा है वो कहलाएगा आपका प्रसरण।
क्या कहलाएगा, प्रसरण कहलाएगा। तो इन सभी को जोड़िए, कितना हो रहा है, 1 और 5 6, 6 6 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। हासिल 1 आया, 3 3 और 9 3 12, 12 और 6 18, हासिल बना 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब मुझे 4 से भाग लगाना है, मुझे क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 7 28, 4 एकम 4, बचा 2, तो 4 5 20, यानी 71.5। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया प्रसरण, इसे मैं कहूँगा प्रसरण। प्रसरण कितना आया दोस्तों, 71.5। तो अब जो आपका मानक विचलन होगा, वो मानक विचलन बनेगा आपका √71.5। अब ऐसा कोई ऑप्शन है, जी नहीं, मतलब इसको रूट से बाहर निकालना है। अब और एक समस्या आ गई भाई साहब कि 71.5 को रूट से बाहर निकालना है, यानी इसका वर्गमूल लेना है। अब वो कैसे निकालेंगे अपन, तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, 71.5, एक जोड़ा बना, पेयर बन गया, यहाँ पर एक पेयर बना लो और पेयर में आप जोड़े बढ़ा सकते हो। पहला पेयर क्या कहता है, 71, तो एक ऐसा नंबर लो जिसके स्क्वायर करो तो 71 के पास पहुँच जाए। तो कितना हो जाएगा, 8, क्या बनेगा 8, तो 64। अब देखिए आपका आंसर यही आ गया है कि जो वैल्यू होगी वो 8 से स्टार्ट होगी, जो वैल्यू होगी वो 8 से स्टार्ट होगी, और 8 से स्टार्ट क्या हो रहा है आपका तीसरा, तो आपका ऑप्शन तीसरा आंसर कहलाएगा। लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करना तो सॉल्व कर देते हैं। 11 में से 4 जाएगा 7, इस 8 को यहाँ ऐड करूँगा, कितना बन जाएगा 16, पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा दिया 50। अब देखिए लगभग कितनी बार जाएगा, 16 चौक 64, लगभग 4 बार, यानी मैं 16 के साथ में 4 लिखूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 चौक 16, 24 और 1 25, 2 और 4 और 2 6, कितनी बार गया, 4 बार। तो 8.4 करके ऐसा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। देखिए दोस्तों, चलिए एक बार अब इसको अच्छे से आप समझना, देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये आपके व्यापम के एग्जाम में अब आ रहा है भाई, मानक विचलन कैसे निकालते हैं। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन को अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भिन्न कैसे इसको जोड़ें अपन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 सही 1/2 प्लस 3, फिर लिखा हुआ है 2 सही 2/3, फिर लिखा हुआ है 7 1/2, फिर लिखा हुआ है 6 सही 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, आपसे कह रहा। ठीक है, तो जो सही बटा में नंबर है उन्हें अलग लिख लो आप, जैसे ये 5 और ये 3 नंबर, ये 2, ये 7 और ये 6। जो आपके पास बचा उसे आप ब्रैकेट में लिख दो। क्या बचा भिन्न में, 1/2 प्लस 2/3 बचा। ठीक है, यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा 1/3, इन्हें अलग लिख दिया। ये कितना बन जाएगा, 6 और 7 13, 15 20 3 23, कितना बनेगा दोस्तों 23 प्लस। अब इसे कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेके 2 3 का एलसीएम कितना बनेगा 6, 2 से भाग लगाएंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का 2 में गुणा 4, 2 से भाग लगाएंगे 3, 3 से भाग लगाएंगे 2, तो इनका कितना बनेगा 4 और 3 7, 3 10 और 2 12, कितना है दोस्तों 12/6, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 23 और 2 जुड़कर कितना बन जाएगा 25। तो इस भिन्न का आंसर आप देख रहे हैं कितना बन रहा है आपका 25 बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो 25 बन रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए अपन ने इतने क्वेश्चन रखे थे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको कहीं डाउट आ रहा हो क्वेश्चन में से, तो प्लीज़ आप बिना झिझक के, किसी भी टेंशन के, आप कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना डाउट लिख सकते हैं, या आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट